बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। डोनाल्ड ट्रंप वाज़े तौर पर नज़र आता है कि वो रूस के साथ इस मामले पर सालसी करके जंग बंदी करना चाहता है कि यूक्रेन की जंग का खात्मा हो, और उसके लिए अमेरिका सोलो फ्लाइट ले रहा है। अमेरिका ने सऊदी अरब में प्रोसेस का आगाज़ किया है। इब्तदाई मुलाकातें, बैकडोर मुलाकातें वो हो चुकी हैं, और उसी हवाले से अमेरिका ये कहता है कि जो एक तो यूक्रेन जो है वो हिस्सा नहीं है नेटो का, दूसरा यूक्रेन जो है उसके बारे में अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ये राय है कि इस शख्स ने बातों में लगाकर, बहला फुसलाकर नेटो को मजबूर किया कि वो इस जंग में पैसा लगाए, और वो पैसा खाया जा रहा है, और वो पैसा मिसिंग है जो सैकड़ों अरब डॉलर लुटाया गया है। वो पैसा जो ज़ेलेंस्की है उसकी इंतज़ामिया वो हड़प कर गई है, वो उसको कहीं मुंतकिल कर चुकी है। उसमें कई 100 अरब डॉलर मिसिंग है। 350 अरब डॉलर अमेरिका खुद लगा चुका है। 200 अरब से ज़ायद जो है वो 200 अरब डॉलर से ज़ायद रकम जो है वो यूरोप लगा चुका है। अब 550 अरब डॉलर 3 साल की इस जंग में, उसमें से आधा पैसा जो है वो गायब है। ये है अमेरिका की रिपोर्ट, और अमेरिका ये कहता है कि यहाँ पर मामला ये है कि जो यूरोपीय ममालिक हैं वो उसके दिफा पर पैसा खर्च कर रहे हैं जिसके ऊपर जंग मुसल्लत करने के लिए पुतिन को पैसा भी उन्हीं ममालिक ने दिया है। ये ख़रीदते हैं अशिया रूस से, और रूस के पास पैसा आता है उससे। ये गैस उससे ख़रीदते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट्स उससे ख़रीदते हैं, और उस पैसे से रूस हथियार बनाकर हमारे ऊपर ही हमला करता है, हमारे ख़िलाफ़ जो है वो दिफाई हिकमत अमली अपनाता है। तो हमें क्या लगे अमेरिका को कि वो अरबों डॉलर, सैकड़ों अरब डॉलर जो है वो एक ऐसी जंग पर लुटाए कि जो इनिशिएट करने वाला अमेरिका खुद नहीं है, बल्कि यूक्रेन के सदर ने बहला फुसला करके रूस जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो अपने सोवियत यूनियन को, माजी की जो उसके बॉर्डर्स थे उनको बहाल करना चाहता है, उन ममालिक को एनेक्स करना चाहता है, दोबारा से रिवाइवल ऑफ या रीबर्थ ऑफ यूएसएसआर चाहता है। अब इस सारे मामले में जो गो अबाउट था डोनाल्ड ट्रंप का वो बड़ा वाज़े नज़र आया। उसने कहा कि पीस मैं करवा देता हूँ, जो व्लादिमीर पुतिन है वो मेरी बात मानेगा, उसको रिस्पेक्ट करेगा, सीज़ फायर हो जाएगा। जंग बंदी के बाद जो यूक्रेन है, जितना पैसा यहाँ से गायब हो गया है, अब उसके लिए हमारे साथ डील करें। डील ये करें कि हम इनकी ज़मीन पर रॉ अर्थ जो है, मटीरियल्स, मिनरल्स, मेटल्स, वो एक्सप्लोर करेंगे, वहाँ से निकालेंगे। और 182 अरब डॉलर का ये मुआहदा वो तकरीबन रेडी था, उसको साइन करने के लिए बुलाया गया व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को, और वहाँ पर वो तमाम वाक़या पेश आया जो आपके सामने है, जिस पर मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। लेकिन उस हवाले से बड़ी वाज़े तौर पर अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी समझ आ गई कि वो यूक्रेन में जारी इस जंग को फंड नहीं करेंगे। बड़े वाज़े तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यानी कि अमेरिका अगर तुम्हारी पुश्त पर ना खड़ा होता तो तुम 3 हफ्ते नहीं निकाल सकते थे, 3 साल निकल गए हैं, क्योंकि हम तुम्हें पैसे दे रहे थे, हम तुम्हें डॉलर्स दे रहे थे, हम तुम्हें डिफेंस इक्विपमेंट दे रहे थे, हम तुम्हें तमाम तर टेक्निकल सपोर्ट फराहम कर रहे थे, जिसकी वजह से तुमने 3 साल जो है वो सस्टेन किया है। तो बड़ा वाज़े नज़र आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने, और अमेरिका की मर्ज़ी और मंशा ये है कि अब इसको पैसा ना दिया जाए, इसको हथियार ना दिए जाएं। अगर इसके पास पैसा होगा, इस पर हथियार होंगे इसके पास, तो ये जाकर ये जंग जारी रखेगा और रूस के साथ जंग बंदी नहीं हो सकेगी। अब ये पॉलिसी अमेरिका ने बबांगे दोहल अलल ऐलान ये बात कह दी कि इसको पैसे नहीं देने, और जब यूरोप में ये तमाम सरबराहान बैठते हैं तो इन्होंने बगावत की है। इन्होंने ये कहा है कि जब तक जंग जारी है यूक्रेन को फौजी इमदाद जारी रखी जाएगी, और जंग उस वक्त तक जारी है जब तक व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास, यूक्रेन के पास असलहा है, उसके पास पैसा है, तो वो जंग कभी भी बंद नहीं करेगा, वो जंग जारी रहेगी। तो जंग को जारी रखने में इनको कहा जा रहा है, इस वक्त अमेरिका के मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं। अभी ये अनऑफिशियल हैं, कुछ वक्त के बाद ऑफिशियल भी हो जाएंगे कि ये जो वॉर मॉन्गर्स हैं, जंग का ढोल पीटने वाले सरबराहान हैं, ये इकट्ठे हुए और इन्होंने जंग को जारी रखने के लिए पैसा फराहम करने का, अपनी सफारती, अपनी सियासी हिमायत का ऐलान किया है यूक्रेन के साथ। अब ये जो मामला है इसके ऊपर आप अंदाज़ा लगाइए कि अब जो स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गए हैं, एलन मस्क कहता है कि अब तो वो वक्त आ गया है कि जब हम ये खोज लगाने जा रहे हैं कि कितने सैकड़ों अरब डॉलर जो हैं वो यूक्रेन में गबन किए गए हैं, उनमें हेरा फेरी की गई है, फाइंड आउट किया जाए, पता लगाया जाए, उन पैसों का पीछा किया जाए, और वो पैसे जो हैं वो हलक में उंगली डालकर
اس سے جو ہے وہ نکلوائے جائیں ولادیمیر زیلنسکی سے۔ تلسی گابرڈ کا سٹیٹمنٹ جو ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں انگریزی میں ذرا آپ کو تھوڑا سا سنوا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں وہ بیسیکلی بات کیا کر رہی ہیں۔ انہوں نے جو بات کیا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ Here is something that the political establishment and propaganda media don't want you to know. Ukraine's President Zelensky has just banned yet another political opposition party, one that questioned his legitimacy as president, and used Ukraine's Department of Justice to mandate the seizure of this party's members' assets. Now, this is just the latest of Zelensky's actions to do this sort of thing. He began banning major political opposition parties in 2022. When he also started banning TV channels that were associated with his political opponents, and he took over total control of Ukraine's largest television networks, now controlled by their government. Now, Zelensky's presidential term ended on May 20th. He canceled elections in the name of martial law, suspending Ukraine's constitution so that he could stay in power. Now, defenders of Zelensky will say, hey, Ukraine is in the middle of a war. They can't have elections. Just stop for a moment and think, if we accept that excuse or criteria for suspending the Constitution and canceling elections, then we should presume that leaders in our own country and our own establishment media will also use the same excuse and rationale when they suspend our Constitution and our elections, since we too are at war with Russia and China. If you think this sounds crazy, look at what's already going on. They've already started conditioning us to accept a dictatorship by rationalizing their own use of our Department of Justice to target President Trump and other political enemies in their efforts to stay in power. اب یہ وہ گفتگو ہے جو اب آپ کو ریزونیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مختلف امریکی آفیشلز، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ترین عہدیدار، ان میں ایلون مسک شامل ہیں، ان میں مارکو روبیو شامل ہیں، ان میں تلسی گابرڈ شامل ہیں، اس میں جو ہے وہ بہت سارے امریکی اہم عہدیدار شامل ہیں، کانگریسمین شامل ہیں، سینیٹرز شامل ہیں۔ وہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس کا لب لباب یہ ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی ایک ڈکٹیٹر ہے، اس ڈکٹیٹر سے جان چھڑائی جائے، اس آمر سے جو اس وقت یوکرین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ یہی گفتگو کا لب لباب ہے جو ایلون مسک بھی کہہ رہے ہیں، جو مارکو روبیو بھی کہہ رہے ہیں، اور تلسی گابرڈ نے کیا بات کی ہے کہ ولادیمیر زیلنسکی 20 مئی کو اس کی ٹرم ختم ہو گئی تھی گزشتہ سال، اس کو الیکشن کروانے تھے، اس نے الیکشن جو ہے وہ جنگ کا بہانہ بنا کر پوسٹ پون کر دی، اور یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں کیا بلکہ اپنی جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کو انہوں نے اٹھا کر بین کرنا شروع کیا ہے، اپوزیشن پارٹیز کو ان کے ممبرز کے ایسٹس فریز کرنا شروع کیے ہیں، میڈیا پر کنٹرول کر لیا ہے، جو مین سٹریم میڈیا ان کے خلاف بات کرتا ہے یا ان کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے ان کو کینسل کیا جا رہا ہے، بند کیا جا رہا ہے، اپنی تحویل میں لیا جا رہا ہے، اور ولادیمیر زیلنسکی از ایکٹنگ لائک اے ڈکٹیٹر، وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بہانہ بنا کر اگر امریکہ اس بہانے کو تسلیم کر لے کہ کیونکہ ایک ملک حالت جنگ میں ہے تو پھر جو ہے وہ وہاں پر الیکشنز نہیں ہو سکتے، اگر امریکہ آج اس بات کو تسلیم کر لیتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن سسپینڈ کیا جا سکتا ہے، الیکشن جو ہے وہ ڈیلے کیے جا سکتے ہیں اس پریٹیکسٹ پر، تو پھر کل کو ہمارے بہت سارے لیڈرز یہاں پر امریکہ میں یہ کریں گے کہ کیونکہ فلاں جگہ پر امریکہ کی جنگ جاری ہے، کیونکہ امریکہ کی جنگ تو ہر وقت جاری رہتی ہے کہیں نہ کہیں، تو پھر وہاں پر الیکشن نہ کروائے جائیں اور جو صدر ہے وہ پھر تاحیات صدر رہے۔ یہ وہ دلیل ہے جو وہ بات کر رہے ہیں، اور اب آپ اس کو ذرا سوچیں کہ وہ یوکرین کی بات کریں، وہ پاکستان کی بات نہیں کر رہے کہ جہاں پر جو سیاسی حریف ہیں ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے، ان کی پارٹی کو بین کرنے کی بات کی جا رہی ہے، میڈیا جو ہے اس کے اوپر بندش لگائی جا رہی ہے، یہاں پر بھی کچھ اس قسم کی صورتحال ہے، لیکن وہ بات پاکستان کی نہیں کر رہے، اس وقت ان کا فوکس جو ہے وہ یوکرین پر ہے، وہ یوکرین کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص جس کی پشت پر اس وقت یورپ کھڑا ہے، لندن میں میٹنگ ہوتی ہے، لندن میں یہ گفتگو ہوتی ہے، جس کی پیٹھ پر، جس کی پشت پر نیٹو ممالک کھڑے ہیں، وہ ہے ولادیمیر زیلنسکی، جس کو امریکہ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک ڈکٹیٹر ہے اور اس کو نکالنا ہے۔ تو یہ وہ ڈیولپمنٹ اس وقت وقوع پذیر ہو رہی ہے جس میں اگرچہ کیئر سٹارمر وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرانس، جرمنی مل کر امریکہ کو کنونس کریں گے کہ یہ بات مان لی جائے کہ ولادیمیر زیلنسکی کو، یوکرین کو امداد جو ہے وہ جاری رکھی جائے، اور یورپ کے خدشات، سیکیورٹی گارنٹیز جو ہیں وہ اس کو ملیں، اس کے بعد یوکرین جو ہے اس کو بھی ٹیبل پر بٹھایا جائے، ایک ایسا حل جو ہمارے لیے بھی قابل قبول ہو، جو زیلنسکی کے لیے بھی قابل قبول ہو۔ لیکن اب جو کچھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ میڈیا کے سامنے
पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको ब्रॉडकास्ट किया है। जो कुछ वो कह चुके हैं, कर चुके हैं, अगर वो ये यू टर्न लेते हैं तो फिर वो जो रेड की वेव की बात करते हैं कि मैं तो इस वक्त ऑल पावरफुल प्रेसिडेंट हूँ, अमेरिका की तारीख में इतनी वास्ट मेजॉरिटी के साथ कभी कोई सदर इलेक्ट नहीं हुआ, तो फिर वो अपनी पोजीशन किस हद तक लूज़ कर जाएंगे। उनको अब अपना माचो मैन का जो इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए हर सूरत में अपनी दी हुई फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट करवाना होगा, उसको एक्सेप्ट करवाना होगा। अगर वो नहीं करते तो अमेरिका की इजारादारी ख़त्म। अगर ये तमाम ममालिक मिलकर, जो यकीनन अमेरिका के लिए बहुत अहम है, अमेरिका की बैसाखियाँ हैं जिनके ऊपर, जिनके सर पर चढ़कर वो अमेरिका दुनिया की सुपर पावर बना बैठा है, तो अब ये एक ऐसी टसल बन गई है जिसमें अगर अमेरिका सर तस्लीम खम कर देता है अब यूरोप की इस ख्वाहिश के सामने, दीगर नेटो ममालिक के, तो फिर अमेरिका अमेरिका नहीं रहेगा, अमेरिका बहादुर नहीं रहेगा। और अगर यूरोपीय ममालिक ये करने में नाकाम हो जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली ये नहीं कर पाते, तो फिर उस सूरत में ये इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। और वो इत्तेहाद, जिस इत्तेहाद के हवाले से आपको मालूम है कि नेटो इत्तेहाद, नेटो फौजी, नेटो फोर्सेस जो कुछ अफ़गानिस्तान में करती रहीं, जो उनकी प्रेजेंस जिस तरीके से इराक़ में रही, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जाकर जिस किस्म के ये ऑपरेशंस करते हैं, तो वो इत्तेहाद अब ख़त्म हो रहा है। लगता ही है कि वो अपने ख़ात्मे के करीब है। पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो नज़रें लगा कर बैठी है इस डेवलपमेंट पर कि अब लंदन में, ब्रसल्स में, पेरिस में, बर्लिन में ये यहाँ पर क्या क्या कुछ हो रहा है। इसी तरीके से अमेरिका में किस किस्म का रद्द अमल आ रहा है, और वो ममालिक जिन्होंने मिलकर चीन को, रूस को गिराना था, उनको कंटेन करना था, उनको कर्टेल करना था, उनके बढ़ते असर रसूख को ख़त्म करना था, वो आपस में उलझ पड़े हैं। और ये वो वक्त है जब नई आलमी और इलाकाई सफ़बंदियाँ उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से ये दुनिया बढ़ रही है। और ऐसे वक्त में पाकिस्तान एज़ यूजुअल, जब पूरी दुनिया दम साध कर बैठी होती है कि देखें अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, हमारे यहाँ हमारी जो लोकल पॉलिटिकल गेम्स हैं, सियासत में चूहे बिल्ली का खेल है, वो जारी है। मौजूदा हुकूमत, उसका तमाम तर फोकस क्या है, अडयाला जेल का मेन्यू क्या है, इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा क्या है, मज़ीद कौन सा मुकदमा बनाना है, जेल किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना, किस तरीके से मीडिया जो है उसकी आवाज़ बंद करनी है, उसको बोलने से रोकना है। तो ये है हमारा फोकस, और दुनिया में इतनी बड़ी तब्दीली वकूअ पज़ीर हो रही है जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।